गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम के जरिए हम खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और लेकर आते हैं आपके लिए हमेशा की तरह हमारी खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान सेगमेंट। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट से, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मेथी की खेती के बारे में। मेथी की खेती बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। ज़रूरी है कि आप इसे बेहतर तरीके से करें और समय समय पर वैज्ञानिकों की सलाह भी इसके लिए लेते रहें। क्या है हमारे वैज्ञानिकों की सलाह मेथी की खेती को लेकर, आइए जानें। इस समय बाजार हरी भरी सब्जियों से गुलजार है। ये साग सब्जियां स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत गुणकारी हैं। इसी में एक है मेथी, जिसकी खेती देश भर में की जाती है। इसकी गिनती मसालेदार फसलों में होती है। मेथी में प्रोटीन, सूक्ष्म तत्व समेत विटामिन भी होते हैं। सब्जी और अचार बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं इसके पत्तों से साग बनाया जाता है। मेथी की अच्छी उपज के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसकी खेती ज्यादातर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मेथी की पैदावार अच्छी होती है। मेथी की अच्छी उपज के लिए कम तापमान और औसत बारिश वाले इलाके सही रहते हैं। ये पाले को दूसरी फसलों के मुकाबले ज्यादा बर्दाश्त कर लेती है। इसीलिए पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत तमाम उत्तरी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। इसी के साथ दक्षिण भारत में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। मेथी की खेती सभी तरह की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन दोमट और बलुई मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इसकी पैदावार वहाँ ज्यादा होती है जहाँ pH मान 6 से 7 के बीच होता है। साथ ही जल निकासी की बेहतर व्यवस्था भी होनी चाहिए। सबसे पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके 2 से 3 जुताई करें। अब मिट्टी को बारीक और एकसार कर लें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि बुआई के समय खेत में नमी होनी चाहिए ताकि सही अंकुरण हो सके। मेथी में ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती। भरपूर पैदावार लेने के लिए खेत में 150 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बुआई के समय 20 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बुआई के बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से देने पर पैदावार ज्यादा मिलती है। मेथी की खेती में करीब 4 बार सिंचाई करनी होती है। पत्ती यानी भाजी वाली फसल की पहली कटाई बुआई के 3 हफ्ते बाद की जाती है। इस वक्त पौधों की ऊंचाई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है। एक बार कटाई के बाद बीज लिया जाए तो औसत पैदावार करीब 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है और 4-5 कटाइयाँ की जाएं तो यही पैदावार घटकर करीब 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रह जाती है। भाजी या फिर हरी पत्तियों की पैदावार करीब 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलती है। मैं ये मेथी की ऑर्गेनिक खेती करता हूँ और ये बीज है, इसके अंदर सीड है, जो ये है डबल मैंगो। और ये मेथी करीब 25 से 30 दिन की है और इसकी ईल्ड जो है, पैदावार बहुत ज़बरदस्त है इस सीड की। और मैं चैन वाइज हर 25 दिन के अंदर 1 एकड़ स्टार्ट हो जाता है और ये जो भी है बहुत बेटर है। चैन वाइज के लिए थोड़े थोड़े दिन के लिए ज़्यादा बाज़ार का भी ये है, 10 दिन का बाज़ार, उसके बाद जो बाज़ार है तो हमें मिलता है। जो हमारी मंडी है वो आज़ादपुर है, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर। और ऑर्गेनिक है ये, जो कि मैं गोबर वगैरह डाल के इससे करता हूँ।
ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बेटर है और ये 25 दिन के अंदर ऑर्गेनिक का ये फ़ायदा है। बिना डीएपी बिना यूरिया के 25 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे भेड़ पालन के बारे में। ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और हमारे कई किसान इससे जुड़े भी हुए हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। और कई ऐसे हमारे किसान हैं जो इसकी शुरुआत भी करना चाहते हैं। तो किस तरह की तैयारियां आपको करनी है, कैसे इसे अपने लिए फायदेमंद बनाना है, आइए जानते हैं। भेड़ पालन कम श्रम में अधिक मुनाफे का व्यवसाय है। इसमें कुछ विशेष खर्च की जरूरत नहीं होती है। इनको पालने के लिए महंगे आवास की जरूरत नहीं होती। इनका खाद्य प्रबंधन भी सस्ता होता है। पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है और सिर्फ चराई से इनसे मांस, दूध और ऊन पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा भेड़ों के होंठों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि फसल कटाई के बाद बचे गांठों को खाने में अनुकूल होती है। इस तरह ये फसल अवशेष को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है। 20वीं पशुगणना के अनुसार हमारे देश में भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है, जबकि 2012 की पशुगणना की रिपोर्ट के हिसाब से 2007 से 2012 के दौरान भेड़ों की संख्या में 9% की कमी हो गई थी। इस कमी का सबसे बड़ा कारण मांस के लिए भेड़ों का बढ़ता उपयोग था। वह इनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी होती जा रही थी। इस बात से साफ जाहिर होता है कि किस तरह लोगों में भेड़ के मांस के लिए रुचि बढ़ रही है। इस तरह से ध्येय उत्पादन के हिसाब से नस्ल का चुनाव निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देगा। भारत में भेड़ों की प्रमुख नस्लें: दूध के लिए लोही, कूका, गुरेज; मांस के लिए हसन, नेल्लौर, जालौनी, माइया, शाहवादी, बजीरी; ऊन के लिए बीकानेरी, बेलारी, चोकला, भाकरवाल, कठियावाड़ी, मारवाड़ी, मालपुरा और दक्कनी। लगभग हर तरह की जलवायु में भेड़ पालन किया जा सकता है। इनका आहार भी बहुत सरल होता है। भेड़ें ज्यादातर घास खाना पसंद करती हैं। घास की कई प्रजातियां हैं जो भेड़ों द्वारा पसंद की जाती हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से लाभ लेने के लिए भेड़ों को चराई के अलावा विशेष आहार दिया जाता है जो उनकी आयु के हिसाब से होता है। मेमनों का आहार: पैदा होने के 1 से 2 घंटे के अंदर मेमनों को खीस पिलाना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि खीस में जीवाणु रोधक तत्व होते हैं जो मेमनों को बीमारी से बचाते हैं। पहले 3 दिन तक नवजात को दिन में 3 बार खीस दें। 2 सप्ताह तक मेमनों को 250 ग्राम प्रतिदिन दूध पिलाना चाहिए। 2 सप्ताह के बाद चारा व दाना देना शुरू कर देना चाहिए। दाना मिश्रण बनाने में मक्का के 30 भाग, गेहूं के चोकर के 27 भाग, मूंगफली की खल के 40 भाग व खनिज लवण के 3 भाग प्रयोग में ले सकते हैं। वहीं चारे में लुसर्न, बरसीम, लोबिया व पेड़ों के पत्ते दे सकते हैं। 3 महीने बाद मेमनों को पेट भर हरा चारा देना चाहिए। 1 वर्ष के मेमनों का आहार: करीब 7 से 8 घंटे की चराई के साथ साथ 250 ग्राम दाना भी देना चाहिए। शाम को बरसीम, चने या ग्वार का चारा डालें।
ताकि 15 माह की आयु तक नर वयस्क और मादा गर्भ धारण करने में सक्षम हो सके। गाभिन भेड़ का आहार। गर्भावस्था में अधिक ऊर्जावान आहार जैसे जौ, मक्की व जई देना चाहिए। ब्याने के कुछ दिन पहले खाने में दाने की मात्रा कम कर देनी चाहिए और ब्याने के बाद हल्का और दस्तावर दाना व चारा देना चाहिए। कुछ दिनों बाद दाने की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ानी चाहिए। दुधारू भेड़ का आहार। दुधारू पशुओं को उत्पादन और निर्वाह आहार देना चाहिए, क्योंकि आहार पर ही दुधारू पशु का दूध उत्पादन निर्भर करता है। दूध उत्पादन पर ही नवजात का स्वास्थ्य एवं वृद्धि निर्भर करती है। भेड़ों के रहवास की बात करें तो 12 बाई 15 का स्थान 50 से 60 भेड़ों के लिए पर्याप्त होता है। भेड़ों के खुर बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए कमरे या रहने के स्थान का फर्श कच्चा होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए समय समय पर टीकाकरण भी करना चाहिए। औसतन एक भेड़ से साल में 2 बार मार्च और अक्टूबर में ऊन लिया जा सकता है। साथ ही अच्छी किस्म की भेड़ से साल में 2 बार बच्चे होते हैं, जिससे भेड़ों की तादाद में इजाफा होता है। भेड़ पालन कम श्रम, कम खर्च में अधिक मुनाफे का व्यवसाय। 20वीं पशुगणना के अनुसार हमारे देश में भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन। 2012 की पशुगणना की रिपोर्ट के हिसाब से 2007 से 2012 के दौरान भेड़ों की संख्या में 9% की कमी आई। कमी का सबसे बड़ा कारण मांस के लिए भेड़ों का बढ़ता उपयोग। पैदा होने के 1 से 2 घंटे के अंदर मेमनों को खीस पिलाना सबसे जरूरी। अच्छी किस्म की भेड़ से साल में 2 बार बच्चे मिलते हैं। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम के हमारा पशुधन सेगमेंट में अब वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंह पका खुर पका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, कई ऐसे हमारे किसान या पशुपालक भाई हैं जिन्होंने अपनी सफलता हासिल की है कड़ी मेहनत से और नई सोच से। आज के हमारे जो सफल किसान हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं उनसे, जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान। कृषि के क्षेत्र में आज हर किसान जैविक खेती करना चाहता है। कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती शुरू की पर वो सफल ना हो पाए। पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने वर्षों मेहनत की, जैविक खेती को समझा और सफल भी हुए। उन्हीं में से एक किसान हैं हरियाणा के करनाल जिले के जगत राम, जिन्होंने 11 वर्षों तक जैविक खेती की और धीरे धीरे उसमें अपनी एक पहचान बना ली। पर उनका ये सफर मुश्किलों भरा रहा। मैंने इस काम को बहुत मजबूरी में किया था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, काम में कमी नहीं थी। कुछ बीमारियों की वजह से मैंने काम बिल्कुल मजबूरी में किया था। मेरा खुद बुरा हाल था, पूरा शरीर मेरा मतलब टांगे जैसे गल चुकी थी। उंगलियों पे मेरे पूरे 10 की 10 उंगलियों पे बैंडेड पट्टियां लगी रहती थी। दिन रात 24 घंटे 2-2 3-3 बार बदलता था। मैं टूट चुका था, मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ। ऐसे ही मेरे घर में मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी। मैंने ये काम मरते हुए किया था मजबूरी में। परंतु आज खेती में मुनाफा है या ना है, ये खेती करना मेरा शौक बन गया है। जगत राम ने अपने बचपन में वो सुनहरा युग भी देखा है जब रासायनिक खेती का कोई नामो निशान ना था और ना ही खेतों को किसी तरह के खाद की जरूरत पड़ती थी। खेतों में ही जीवन की सभी जरूरतें मौजूद हुआ करती थीं। उसके बाद जगत राम ने जहर में उलझे खेत भी देखे जो फसल कम और जहर ज्यादा पैदा कर रहे थे। जगत राम ने जी तोड़ मेहनत की और खुद के और समाज के लिए दोबारा ऐसा खेत तैयार किया जहां चारों ओर जीवन ही जीवन है। जगत राम अपने खेतों में एक ही वक्त में कई तरह की सब्जियां और फल उगाते हैं ताकि अगर एक पैदावार में घाटा हो तो उसे वो दूसरी पैदावार से संभाल लें। सब्जी और फल की पैदावार के बाद बचे अवशेषों को जगत राम खेत में ही छोड़ देते हैं ताकि बाद में वो खाद का रूप ले ले। जगत राम जितना हो सके खेतों में होने वाले फिजूल खर्च को कम करने की कोशिश करते हैं। मक्की है जैसे अनाज है, उसको मैं फ्रूट दूंगा। करेला है वो लूंगा, नीचे इसमें मिर्ची है, फिर इसमें किन्नू है, फिर इसमें पपीता है। इनके अवशेष यहीं पर रखते रहेंगे। ये सामने मल्चिंग है, जो भी अवशेष निकलेगा यहाँ मिला देंगे, ये बाद में खाद का रूप ले लेगा। यानी इसी का सामान अवशेष जो है इसी में फ्रूट हम ले लेते हैं। ट्रैक्टर का खर्चा इसमें मैंने घटा दिया, 10-20 साल इसमें ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। नलाई गडाई का कुछ खर्चा कम हुआ है। अब इसमें लगभग नलाई गडाई का खर्चा है और बीज लगाने का खर्चा है जो भी है, बस बीज अपने हैं, खाद इसमें जरूरत नहीं है। और अब ये आमदनी की तरफ 11 वर्ष के सफर में अब आमदनी की तरफ ये खेत आया है। जगत राम का कहना है कि हर किसान के लिए जैविक खेती करना जरूरी है, जिसके लिए किसान को चाहिए कि वो पहले छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत करे। पहले किसान अपने परिवार के लिए फसलों को उगाए, उसके बाद उसे बढ़ाकर आसपास के लोगों में बेचे और फिर धीरे धीरे मुनाफे के अनुसार उसे बढ़ाता रहे। किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में मैं यही सलाह दूंगा। सबसे पहले आप छोटा एरिया से, आप अगर आप 5 एकड़ के किसान हो ना तो सिर्फ आधा एकड़ से परिवार की सहमति के साथ इस काम को शुरू करो और सिर्फ इसमें मुनाफा मत देखना, अपने घर की जरूरत पूरी करो। अनाज, दाल, तेल, सब्जी, फ्रूट वगैरह, ठीक, फ्रूट थोड़ा बाद में। ये करते 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 आपके नियर डियर, मैं अपनी कहानी बोल रहा हूँ, मैंने जो किया, ये करते करते आपके नियर डियर कुछ जानने पहचानने वाले आपसे सामान खरीदना शुरू करेंगे, आपके सामान की इज्जत और कदर करेंगे वो लोग। और धीरे धीरे आपको ये नहीं पता चलेगा कब मैंने ये काम शुरू किया और कब इसमें मुनाफा आना शुरू हो गया। और ये बहुत जबरदस्त इस तरीके से करोगे ना, इससे बड़ा कोई भी कमाई, कोई उद्योग नहीं है।
जगत राम की ये संघर्ष से सफलता तक की कहानी दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा से भरी हुई है, जिसमें उनके लिए सफलता के कई राज छुपे हैं। जिस तरह से मेहनत करके जगत राम ने खुद को जैविक खेती में स्थापित किया है, एक दिन आएगा जब देश का हर किसान जगत राम की राह पर चलकर स्वस्थ फसलों से एक बेहतर मुनाफा कमाएगा। और इसके साथ आइए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं कृषि कानून और उनके फायदों पर। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों से ई-नाम पोर्टल कृषकों के लिए वरदान बनकर उभरा है। हजारीबाग के किसान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पाद की बिक्री कर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। किसानों की माने तो ई-नाम पोर्टल आने से अब उन्हें बड़ी मंडी मिल गई, जहां वे अपने उत्पाद आसानी से बेच पा रहे हैं। ई-नाम के पोर्टल से हम भारत के किसी भी मंडी में अपना जो उत्पाद होता है उसको बेच पाते हैं, और उसके लिए अनेक खरीदार बोली लगाते हैं, और जो अधिक से अधिक बोली लगाते हैं वैसे खरीदार को हम लोग, विक्रेता को ही हम लोग सामान बेचते हैं, जिससे हमारा जो उत्पाद है उसका अच्छा दाम मिल पाता है। कोरोना काल में किसानों को ई-नाम पोर्टल का जबरदस्त लाभ मिला है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए व्यापार भी बढ़ा है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। आज के हमारे इस अंक में जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। अगले अंक में हम मुलाकात करेंगे आपसे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और